हेलो बच्चों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए डिस्कस करने जा रहा हूं। ओवरव्यू ऑफ इंडियन पॉलिटी। इस लेक्चर में मैं इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इंडियन पॉलिटी में किस तरीके के चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस में किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, इन सारे टॉपिक्स के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हम कुछ मिथ्स के बारे में बात करेंगे जो इंडियन पॉलिटी से एसोसिएटेड हैं। उसके बाद हम बातें करेंगे कुछ चैलेंजेस जो इंडियन पॉलिटी के प्रिपरेशन से एसोसिएटेड हैं, और इंडियन पॉलिटी में हमारा अप्रोच संकल्प बैच में प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा उसके बारे में हम लोग यहां डिस्कशन करेंगे। एंड वी विल आल्सो बी डिस्कसिंग अबाउट the nature of question and the kind of changes that have been witnessed in civil services examination in last 6-7 years. इन सारी बातों के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में इंडियन पॉलिटी को लेकर जितने भी डाउट्स हो उन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि वो सारे डाउट्स इस लेक्चर को सुनने के बाद क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स के मन में इंडियन पॉलिटी को लेकर कुछ कॉमन जो डाउट्स हैं, कॉमन मिथ्स हैं, वो क्या क्या होते हैं, उन मिथ्स के बारे में वन बाय वन मैं आपके साथ यहां डिस्कस करूंगा। पहला मिथ स्टूडेंट के मन में इंडियन पॉलिटी को लेकर होता है कि इंडियन पॉलिटी में हमें आर्टिकल्स को रटने की आवश्यकता होती है और हमें सारे आर्टिकल्स को याद करना होता है इंडियन पॉलिटी में। पहला मिथ इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। इन मिथ्स को डिस्कस करने का मेरा क्या पर्पस है? तो इन मिथ्स को डिस्कस करने का यह पर्पस है कि अगर हमें इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन के नेचर के बारे में ना पता हो, एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट के बारे में ना पता हो, तो हम नॉर्मली जिस तरीके से एग्जाम को डील करते हैं वहां हमारे अप्रोच में काफी खराबी आ सकती है और काफी चैलेंजेस आ सकते हैं। इसलिए मैं सबसे पहले यहां आपके साथ इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड मिथ डिस्कस करूंगा जिससे हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस ना आए। जैसे पहला मिथ इंडियन पॉलिटी से एसोसिएटेड है कि इंडियन पॉलिटी में हमें आर्टिकल्स, वी नीड टू रिमेंबर आर्टिकल्स। डू वी नीड टू रिमेंबर आर्टिकल्स इन इंडियन पॉलिटी? डू वी नीड टू रिमेंबर? इज इट सो इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर आर्टिकल्स ऑफ इंडियन पॉलिटी? पहला, मैं अभी आपके इस मिथ को यहां पर क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। सो फर्स्ट मिथ हमारे सामने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड ये आता है दैट डू वी नीड टू रिमेंबर आर्टिकल्स, डू वी नीड टू रिमेंबर आर्टिकल्स? वन, पहला मिथ रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी। सेकेंड मिथ रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी इज दैट पॉलिटी should be studied through legal approach, through the approach of law. ये सेकेंड मिथ स्टूडेंट के सामने आता है और वो पूरे प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमें लॉ की तरफ से इंडियन पॉलिटी को पढ़ना है या इंडियन पॉलिटी को हमें एक इंडिपेंडेंट तरीके से पढ़ने की जरूरत है। तो सेकेंड उनके सामने मिथ होता है। थर्ड मिथ जो स्टूडेंट के सामने होता है वो है प्रीलिम्स और मेंस का प्रिपरेशन किस तरीके से होगा, कैसे हम प्रीलिम्स पढ़ेंगे और कैसे हम मेंस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में। पहला थर्ड मिथ स्टूडेंट के सामने होता है। फोर्थ मिथ होता है स्टूडेंट के सामने कि हमारा अप्रोच क्या होगा इंडियन पॉलिटी को लेकर, जिस अप्रोच में हमें डायनामिज्म को ध्यान में रखते हुए हम किस तरीके से इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे। और थर्ड एस्पेक्ट जो इंडियन पॉलिटी के बारे में हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट द सिलेबस, क्वेश्चंस, PYQs, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, और क्वेश्चन का नेचर कैसे चेंज हुआ है, नेचर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन इंडियन पॉलिटी। किस तरीके से जो क्वेश्चन का नेचर है वो लास्ट 5-6-7 ईयर्स में चेंज होते हुए हम लगातार देख रहे हैं। तो फर्स्ट मिथ मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और एक स्लाइड में मैं एक मिथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आपके साथ। तो पहला मिथ जो मैं यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है इंडियन पॉलिटी
do we really need to remember articles? Now, a wonderful thing related to article is, or related to Indian polity is, that we do not need to remember articles at all. Why? We do not need to remember articles. Remember that we don't need to remember articles per se. क्यों? क्योंकि अगर हम आर्टिकल को रटने की कोशिश करते हैं विदाउट कंटेक्स्ट, इट विल बी ऑफ नो यूज फॉर अस. विदाउट कंटेक्स्ट अगर कोई आर्टिकल को रटने की कोशिश करता है, आपके लिए वो किसी काम की चीज नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सीधे आपसे बोलूं दैट यू नीड टू मेमोराइज आर्टिकल 124 और मैं आपसे सीधे सीधे बोलूं कि आपको आर्टिकल 324 और आर्टिकल 222 रटने की आवश्यकता है, तो रटने के बाद आपके समझ में कुछ नहीं आएगा कि ये चल क्या रहा है. इसलिए यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर आर्टिकल एट ऑल. जब मैं आपके साथ संकल्प बैच में चीजें डिस्कस करूंगा तो आप रियलाइज करेंगे कि आर्टिकल रटने की जरूरत नहीं है. यू नीड टू लुक एट आर्टिकल इन कंटेक्स्ट. इन कंटेक्स्ट ऑफ व्हाट? इन कंटेक्स्ट ऑफ समथिंग. जैसे फॉर एग्जांपल, जब मैं आर्टिकल 20 के बारे में बात करूंगा तो आर्टिकल 20 को आपको किसी कंटेक्स्ट में देखना है. जब मैं आपसे आर्टिकल 200 के बारे में बात करूंगा, आपको रैंडमली आर्टिकल नहीं याद करना है. ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट दैट यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर आर्टिकल रैंडमली. अगर मैं आपके साथ आर्टिकल 324 डिस्कस करता हूं, इट मींस कि मैं यहां पर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आपके साथ बातें करने जा रहा हूं. अगर मैं आपके साथ सपोज आर्टिकल 200 के बारे में बात करता हूं, इट मींस दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट गवर्नर. या मैं आपसे आर्टिकल सपोज करो 356 के बारे में बात करने जा रहा हूं, इट मींस दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस प्रेसिडेंट रूल विद यू. मैं हवा में आपके साथ किसी भी आर्टिकल के बारे में कोई बात नहीं करूंगा. आप कहेंगे सर अगर पेपर में आ गया तो? नेवर एवर इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, और अदर आई वोंट कॉल इट नेवर एवर, बट इन द लास्ट 15 years or 17 years we have not seen anything. आखिरी के 15 साल में अगर आप देखेंगे तो कभी भी उन्होंने ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे हैं कि जिसमें प्योर आर्टिकल उन्होंने आपसे पूछा हो. हाँ, उन्होंने ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे हैं कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स इसमें से किसके साथ एसोसिएटेड है, लेकिन उन्होंने आपसे यह बिल्कुल कभी नहीं पूछा है कि आर्टिकल 39 क्लॉज बी में क्या है और आर्टिकल 39 क्लॉज सी में क्या है. यह बात आपसे किसी ने नहीं की है कि आर्टिकल 39 बी में क्या है और आर्टिकल 39 सी में क्या है. बेसिकली उन्होंने आपसे पूछा है कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स इसमें से किसमें इनहेरेंटली इंटरट्वाइंड है. उन्होंने ऐसे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे हैं कि आर्टिकल 39 में क्या है, व्हाट इज रिटन देयर इन आर्टिकल 39 क्लॉज बी एंड व्हाट इज रिटन देयर अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज सी. ऐसे क्वेश्चन उन्होंने लास्ट 15 years में तो नहीं पूछे हैं. पहले अगर कभी पूछ लिया हो आज से 20 साल पहले, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इन द लास्ट 15 years दे हैव नेवर आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि आपसे एक पर्टिकुलर आर्टिकल को उन्होंने पूछा हो कि आर्टिकल बता दो कि क्या है. क्यों नहीं उन्होंने ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं? बिकॉज इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे टेस्ट योर लॉजिकल एबिलिटी, they test your analytical ability, so you do not need to remember article at all. जब मैं आपके साथ सामने अगर मान लिया डिस्कस कर रहा हूंगा डिवीजन ऑफ पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और वहां पर मैं आपके साथ अगर कोई आर्टिकल डिस्कस करता हूं, सपोज आर्टिकल 256, आर्टिकल 257, आर्टिकल 365, तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा. यू नीड टू लुक एट आर्टिकल्स ओनली इन कंटेक्स्ट ऑफ समथिंग. You need to look at articles only in context of something. Without context, अगर आप आर्टिकल को देखने की कोशिश कर रहे हैं, trust me, you are wasting your precious time. आपको without context कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है. That is how the whole thing works. अगर तुम बिना context के चीजों को देखने की कोशिश करते हो, तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि वहां चल क्या रहा है. आर्टिकल 200 क्या है, आर्टिकल 356 क्या है, या आर्टिकल 365 क्या है, आपको पता ही नहीं चल पाएगा. दिस एग्जामिनेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर MCQ टाइप एग्जामिनेशन.
यहां पर वो आपकी लॉजिकल एबिलिटी को टेस्ट करते हैं. योर कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज बीइंग टेस्टेड, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा. सो फर्स्ट मिथ रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, स्पेशली पॉलिटी सेक्शन, इज that you need to memorize articles, you need to remember article. You do not need to remember article or crude articles, you do not need to remember. In fact, you need to look at articles in context of something. आपको चीजों को उनके context में देखने की जरूरत है. उनके आर्टिकल्स को आपको रटने की और मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है. स्टूडेंट क्या कहता है कि वो आर्टिकल 37 में क्या लिखा है, आर्टिकल 34 में क्या लिखा है, आर्टिकल 32 में क्या लिखा है, आर्टिकल 36 में क्या लिखा है. यू डू नॉट नीड टू लुक एट दैट. आर्टिकल 43 में क्या है, 47 में क्या है, यू डू नॉट नीड टू लुक एट दैट. किसी भी एग्जाम को एस करने का सबसे आसान तरीका है that you go through previous year's question paper. Now going through previous year's question paper will give you tremendous amount of ideas कि आपको किसी भी टॉपिक में क्या करने की आवश्यकता है. बिना क्वेश्चन पेपर देखे हुए आप इसी तरीके की हरकतें करेंगे that you will start memorizing articles. Don't do that. Have they ever asked crude articles from you कि इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? No. तो क्यों रटने की जरूरत है? You need to look at things in context only. So first myth I have tried to explode here कि आर्टिकल्स आपको किसी context में देखने की जरूरत है. जब मैं आपके साथ संकल्प बैच में क्लास लूंगा, so you will be surprised to know कि कितनी आसानी से आपको आर्टिकल्स याद हो जाते हैं. आपसे कोई ये नहीं पूछने जा रहा है कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा है, 2 में क्या लिखा है और 3 में क्या लिखा है. आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 3 में किस टाइप की मेजॉरिटी चाहिए टू चेंज द नेम, एरिया एंड बाउंड्री ऑफ द स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द स्टेट. कोई ये नहीं पूछने जा रहा है आर्टिकल 3 में क्या लिखा है. आपसे यह जरूर पूछा जा सकता है मेंस एग्जामिनेशन में कि क्या प्रोसीजर है आर्टिकल 3 के अंदर में नेम, एरिया एंड बाउंड्री ऑफ द स्टेट चेंज करने का. या आर्टिकल 3 में आपसे यह जरूर पूछा जा सकता है कि कौन सी मेजॉरिटी चाहिए प्रिलिमिनरी एग्जाम में. कोई आपसे यह नहीं पूछने जा रहा है बेटे कि आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है. यह पूछ करके क्या मिलेगा उनको सिविल सर्वेंट बनाने हैं, उनको आईएएस ऑफिसर बनाना है. ये पूछ के उनको क्या मिलेगा कि आर्टिकल 3 में क्या लिखा हुआ है. They may ask question related to the procedure, they may ask question related to the types of majority, लेकिन वो ये क्यों पूछेंगे कि आर्टिकल 3 में क्या लिखा है. इसका कोई सेंस नहीं बनता है. Don't do that. So you do not need to memorize articles without context. और context में जब आर्टिकल आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा ना. जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, तो पढ़ाते समय कंटेक्स्ट में मैं आर्टिकल पढ़ा रहा हूं तो मुझे भी तो याद हो गया वो. तो उसी तरीके से जब आप कंटेक्स्ट में चीजों को पढ़ेंगे ना, यू विल ऑटोमेटिकली बी रिमेंबरिंग द होल थिंग. चीजें इतनी मुश्किल नहीं है. मैं अपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में जब स्टूडेंट को पढ़ाता हूं तो मेरा प्राइमरी फोकस ये नहीं होता है कि बच्चे ज्यादा जाने. मेरा प्राइमरी फोकस ये होता है कि बच्चे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिलेवेंट है ना वो जाने. ज्यादा जान के आप क्या करेंगे? आप पीएचडी स्कॉलर तो आपने बनना नहीं है. आप यहां लॉयर बनने भी नहीं आए हो. आपका प्राइमरी पर्पस सिविल सर्वेंट बनना है और उसके लिए आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्रैक करना है. तो आपको वो चीजें जाननी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, बजाय कि अननेसेसरली आप फालतू की चीजें जानने की कोशिश कीजिए. सो डोंट एवर ट्राई टू मेमोराइज क्रूड आर्टिकल्स. रीड आर्टिकल्स ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ समथिंग. अगर आप कंटेक्स्ट को मास्टर कर लेंगे ना, थिंग्स विल बिकम फार मोर इजियर फॉर यू. सो फर्स्ट मिथ जो मैंने यहां पर एक्सप्लोर किया है, दैट इज यू डू नॉट नीड टू रिमेंबर आर्टिकल्स. सिंपल. और ये एकदम प्लेन एंड सिंपल फैक्ट है कि आपको आर्टिकल को रटने की सच आवश्यकता नहीं है. नाउ मिथ नंबर 2, क्या पॉलिटी में लीगल अप्रोच की आवश्यकता है? रिमेंबर वन थिंग कि पॉलिटी में लीगल अप्रोच की जरूरत है. वेदर पॉलिटी इज इक्वल टू लीगल अप्रोच? नो. You do not need a legal approach to study politics. To study politics. क्यों तुम्हें लीगल अप्रोच की जरूरत नहीं है पॉलिटी को समझने के लिए? इसलिए कि इन लीगल अप्रोच यू गो फॉर डीप केस स्टडीज, बट हियर यू डू नॉट गो फॉर डीप केस स्टडीज. यहां केस लॉज को केवल मेंशन किया जाता है. You go for analysis 1. You go for analysis 1. You go for case laws. आप केसेस को पढ़ते हैं. And then
You try to understand the verdict of the judgment of Supreme Court in the context of something. तुम्हें यहां लॉ की तरह से चीजें करने की जरूरत नहीं है. यहां वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आर्टिकल 19 को वो कनेक्ट कर सकते हैं आईटी एक्ट से. अब आप मेरे को एक बात बताओ, आर्टिकल 19 को अगर आईटी एक्ट से कनेक्ट किया गया है, यहां लीगल अप्रोच की आवश्यकता नहीं है आपको. यहां बेसिकली आपको यह जानने की जरूरत है कि क्या आर्टिकल 19, क्या आईटी एक्ट इज वायलेटिव ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. एनालिसिस वो आपसे डिमांड कर रहे हैं. उन्होंने आर्टिकल 21 को राइट टू प्राइवेसी से के केस लॉ से कनेक्ट करके देखा हुआ है. राइट टू प्राइवेसी का जो केस लॉ है, इस केस लॉ से कनेक्ट करके उन्होंने देखा है. आप मेरे को एक बात बताओ, क्या यहां पर आर्टिकल 21 का हमें वही एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, पूरी मेनका गांधी केस का जजमेंट पढ़ना है? नहीं. हमें यहां पर मान लिया आर्टिकल 21 की हम बात कर रहे हैं, हम आधार से रिलेटेड केस के बारे में बात कर रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, और वी आर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग एल्स. तो यहां पर हमारा फोकस एरिया क्या है? यहां पर हमारा फोकस एरिया है कि हमें केस लॉज के बारे में उतना ही जानना है जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. यू डू नॉट नीड टू स्टडी एवरीथिंग अबाउट अ पर्टिकुलर केस, कि मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, या सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 20 केस में नार्को एनालिसिस के बारे में क्या कहा है. हमें उतना ही जानना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है कि आर्टिकल 20 में उन्होंने क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने. हमें इतना जानने की आवश्यकता है. हमें यह नहीं जानना है अननेसेसरली अपने इंफॉर्मेशन को यहां पर यह नहीं बढ़ाना है कि हम एक पर्टिकुलर केस को जानने की कोशिश करें कि उस केसेस में क्या जजमेंट आए हैं. हमें सिंपली यह जानना है कि नार्को एनालिसिस और लाई डिटेक्टर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू पॉइंट है और किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बात किया है. दैट्स इट. हम इतना ही केस लॉज को मेंशन करेंगे. तो हमारा अप्रोच, इट शुड नॉट बी अ लीगल अप्रोच. हमारा अप्रोच, इट विल बी मोर एनालिटिकल. वी विल बी यूजिंग केस लॉज, और हम यहां पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से सब्सटैंशिएट करने की कोशिश करेंगे. दैट्स इट. अगर मान लिया सपोज अभी रिसेंटली ये न्यूज में रहा है तो आप इसके साथ कनेक्ट भी कर पाएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर and Dinesh Goswami committee report. Now both are connected. Why? Because Supreme Court has used this particular case in the appointment of recommendations of this particular committee's report in the appointment of Chief Election Commissioner. अब यहां आपको यह जानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल इतना जानना है किस केस में यह वर्डिक्ट दिया. दैट्स इट. इतना ही आपका रोल है. अदरवाइज वो जो एनालिसिस होगी ना, दैट विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ एनालिसिस. So in Indian polity question, your approach should not be a legal approach. Your approach should not be a law student approach. आपका approach, you need to be very dynamic in your approach, कि जहां पर आप Indian polity में social aspects को भी ध्यान में रखते हैं, political aspects को भी ध्यान में रखते हैं, sometimes even economic aspects are to be kept in mind. Even environmental aspects in certain cases are to be kept in mind. Therein lies the difference between Indian polity and law optional. Indian polity and law. कि आपको पूरा लीगल अप्रोच नहीं रखना है. हाँ, लीगल टर्मिनोलॉजीज माइट बी यूज्ड, क्योंकि हर सब्जेक्ट के अपने अपने रिक्वायरमेंट्स हैं. सो दोस टर्मिनोलॉजीज हियर एंड देयर जो सुप्रीम कोर्ट ने यूज किए हैं, वो आप यूज कर सकते हो अपने आंसर में. दैट इज एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपका अप्रोच लीगल अप्रोच होना चाहिए. आपका अप्रोच बहुत ही डायनेमिक अप्रोच होना चाहिए. आपका अप्रोच, इट शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ अ लॉ. सो बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ, जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, आई ऑल्सो कंसीडर माई सेल्फ एज द स्टूडेंट ऑफ माई सब्जेक्ट. और मुझे ऐसा लगता है कि दैट लीगल अप्रोच इज नॉट गोइंग टू फेच यू मार्क्स. So what is going to fetch you marks? The thing is that what is going to fetch you marks is your analytical ability. आपको legal
केसेस को केवल टच करना है, केस लॉज को, एंड देन यू नीड टू सब्सटैंशिएट योर आर्गुमेंट्स while giving examples of cases, while giving examples of articles. That's it. So more analysis is required here rather than a legal approach. Analysis वाले portion पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है बजाय कि आप लीगल अप्रोच पर यहां पर फोकस करें. सो ऑलवेज रिमेंबर दिस फैक्ट कि अननेसेसरली लीगल अप्रोच से अपने आप को बर्डन करने की जरूरत नहीं है. इंडियन पॉलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम लॉ. Remember this fact that Indian polity is different from law. Now, next one is syllabus. That how are we going to deal with the syllabus? Whether it will be the combination of both mains as well as prelims. So when we talk about Indian polity, obviously, the nature of question that is being asked in prelims exam and nature of question that is being asked in mains examination are different. It appears at least that they are different. एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, सेपरेटली कोई तैयारी नहीं होती है मेंस और प्रीलिम्स की सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए. The kind of questions they are asking, you need to have an integrated approach. You need to have an integrated approach in dealing with the Indian polity syllabus. Now the point is that what do we mean by this integrated approach? इस integrated approach से हम समझते क्या है? क्या हम prelims के लिए पढ़ाई करते समय मेंस के लिए भी पढ़ाई करेंगे और प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ाई करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग पढ़ाई करेंगे? बिल्कुल नहीं. आपका अप्रोच बहुत इंटीग्रेटेड होगा. फॉर एग्जाम्पल, जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट पढ़ रहे हैं, जब हम इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा अप्रोच मेंस और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिमिलर होगा. फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे से पूछेंगे सर इसका एग्जाम्पल क्या है? सपोज वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. नाउ व्हाइल डिस्कसिंग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, I will be obviously focusing upon Article 148. Now, Article 148 Clause 1 says that there shall be one Comptroller and Auditor General of India who shall be appointed by the President of India in his own name, seal and warrant. अब Constitution of India ही कह रहा है that we need to have one Comptroller and Auditor General. इसका मतलब है कि अगर कैग को मल्टी मेंबर बॉडी बनानी है, so we need to go for Constitutional Amendment Act. The government will have to go for Constitutional Amendment Act. कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 तक कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग आर्टिकल्स बताते हैं कि कैग की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. अब जब आप कैग के बारे में पढ़ रहे हो ना, तो वहां आर्टिकल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, वहां कैग की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वहां टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग दैट इज बीइंग डन बाय कैग वो भी डिस्कस करेंगे. ये सिंगल मेंबर बॉडी होता है, मल्टी मेंबर बॉडी होता है, उसके बारे में भी हम ऑटोमेटिकली डिस्कस करेंगे. ये एकदम सिंपल फिक्स्ड है. यहां आपको सीधे आर्टिकल 148 के बारे में नहीं जानना है. क्रूड आर्टिकल 148 जान करके क्या करोगे? सो इवन इफ यू गेट टू नो अबाउट आर्टिकल 148, जिस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना, बी इट इन प्रीलिम्स और इन मेंस. उसको अप्लाई करने के लिए, उसका एप्लीकेशन पार्ट स्ट्रांग होने के लिए ये जरूरी है कि आपको चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए, चीजों के बारे में पता होना चाहिए. सो दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, मान लिया मैं यहां पर आपसे सपोज करो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं आर्टिकल 20 में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. नाउ नो वन इज गोइंग टू आस्क यू व्हाट इज रिटन देयर इन आर्टिकल 20 क्लॉज 1, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 एंड आर्टिकल 20 क्लॉज 3. ये कभी आपसे नहीं पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 20 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है और 20 क्लॉज 3 में क्या लिखा हुआ है. कोई नहीं पूछने जा रहा है. मतलब बेसिकली आपसे यह पूछा जाएगा कि आर्टिकल 20 से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस. उसके लिए हमको ये 3 प्रोटेक्शन दिए गए. सीधे आपसे कोई ये नहीं पूछने जा रहा है कि आर्टिकल 20 क्लॉज 1 में क्या लिखा हुआ है. इसलिए मैं जब आपको पढ़ाऊंगा आर्टिकल 20 के बारे में, तो वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा. एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आपको PYQ के बारे में नहीं पता है, इंडियन पॉलिटी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो,
if you do not have any idea about previous year's question paper, prelims में 2011 से लेकर till now, मेंस में 2013 से लेकर और till now, इसका मतलब कि आपने अभी तक तैयारी शुरू भी नहीं की है। 2011 में प्रीलिम्स में पैटर्न चेंज हुआ था और तब से यूपीएससी ने क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना शुरू कर दिया है, वो आपके लिए एक रेफरेंस ईयर है। 2013 में मेंस का सिलेबस चेंज हुआ था और वहां से यूपीएससी ने आपके लिए क्वेश्चन पूछने शुरू किए हैं, मेंस में नए तरीके के क्वेश्चन, वो आपके लिए एक रेफरेंस ईयर है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, बिना क्वेश्चन पेपर देखे हुए कैसी तैयारी हो सकती है? क्योंकि सिलेबस देखकर आपको क्या आइडिया लगेगा? syllabus already they have asked 8 to 12 years question paper, they have already asked, it has gone past more than 12 years for preliminary exam and almost 10 years for mains examination. Question paper will give you an idea what to study and what not to study. Question paper से आपको ये आइडिया लगता है कि किसी भी टॉपिक में आपका डेप्थ क्या होना चाहिए, अदरवाइज आपको कभी ये पता नहीं चल पाएगा कि किसी टॉपिक में हमारा डेप्थ कैसा होना चाहिए। हमारा डेप्थ किसी टॉपिक में कम होना चाहिए, हमारा डेप्थ ज्यादा होना चाहिए, हमारा क्या रेंज होना चाहिए किसी टॉपिक में, यू विल नेवर बी एबल टू गेट टू नो। स्टूडेंट हमेशा ये कहते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर अगर हमने नहीं देखा है और हम फिर पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा मानना है कि बिना क्वेश्चन पेपर के पढ़ाई नहीं की जा सकती है। बिना क्वेश्चन पेपर के यू आर वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम। आपको क्वेश्चन पेपर एक आइडिया देगा। तो मैं आपके साथ क्लास में, सपोज मान लिया मैंने आपके साथ फंडामेंटल राइट्स किए, तो मैं आपको पूरी आजादी दूंगा कि फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर सके। हाँ, मैं अननेसेसरली फालतू की चीजें बहुत पढ़ने में और पढ़ाने में यकीन नहीं करता हूं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड आपको चीजें पढ़नी है। मैं पर्सनली ये फील करता हूं कि जैसे मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के एक टॉपिक पर बच्चे पीएचडी करते हैं। अगर मैं उतने डेप्थ को अक्वायर करने की कोशिश करूं तो शायद मैं एक टॉपिक से आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा अपने सिलेबस में, वेयर एज देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स इन माय सिलेबस, इन माय ऑप्शनल पेपर। हंड्रेड्स ऑफ टॉपिक्स हैं हमारे ऑप्शनल पेपर में। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं पीएचडी स्कॉलर के बराबर नॉलेज जानने की कोशिश करूं। यहां वो बच्चे आ रहे हैं जिनका वो बैकग्राउंड सिविल सर्विसेज एग्जाम का नहीं है, लिबरल आर्ट्स का बैकग्राउंड नहीं है, एंड दे आर डूइंग क्वाइट वेल। क्या रीजन है उसके पीछे? उसके पीछे रीजन ये है दैट यू नीड टू लुक एट द थिंग्स फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो ना, रेलेवेंट बातें पढ़ो। रेलेवेंट बातें अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए यूं भी चीजें बहुत कम हो जाती हैं, आपको बार बार उन सोर्सेस को रिवाइज करना है। सो इन पॉलिटी आवर अप्रोच विल बी एन इंटीग्रेटेड अप्रोच, जहां मैं आपको मेंस और प्रीलिम्स में सारी बातें लिखवाऊंगा। बेसिकली पर्पस क्या है सारी बातें लिखवाने का? सारी बातें लिखवाने के पीछे का पर्पस यह है कि मोस्ट ऑफ द चीजें मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगा और बहुत सारी चीजों पर मैं आपको हैंड आउट भी प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है कि जब चीजें आप पढ़ते हैं और लिखते हैं तो बहुत सारी आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं, बहुत सारे डाउट्स आपके यूं भी क्लियर हो जाते हैं। एंड देन किस तरीके से, एक और पॉलिटी से रिलेटेड बहुत ही कॉमन सवाल होता है कि सर स्टैटिक और डायनेमिक एरियाज को हम कैसे पढ़ेंगे? क्या पॉलिटी में स्टैटिक एरियाज पढ़ने से हमारा काम चल जाएगा? नाउ रिमेंबर वन थिंग, स्टैटिक और डायनेमिक, स्टैटिक एरियाज आर लाइक कोर ऑफ अ सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट का कोर है ना, वो स्टैटिक एरिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21 इज द कोर ऑफ द सब्जेक्ट, ये कोर है। इससे रिलेटेड डायनेमिक डिबेट क्या हो सकते हैं? इससे रिलेटेड डिबेट हो सकते हैं, प्राइवेसी का डिबेट हो सकता है, क्लीन एंड लिवेबल एनवायरमेंट का डिबेट हो सकता है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास केस पहुंचे, या प्राइमरी एजुकेशन का डिबेट हो सकता है, आर्बिट्ररी डिसमिसल का केस हो सकता है। ये कंटेम्पररी डिबेट्स हो सकते हैं, लेकिन कोर आपका आर्टिकल 21 ही होगा। इट गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सारी चीजें उसी एक्सप्लेनेशन से कनेक्टेड है। स्टैटिक एरिया क्या है? मेनका गांधी केस इससे रिलेटेड चीज है, ये स्टैटिक एरिया है।
इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। या फॉर एग्जाम्पल केशवानंद भारती केस, बहुत फेमस केस है, इसके बारे में यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस केस, केशवानंद भारती केस 1973। इस केस से जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया है, हमें वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज ट्रू। वो इसी केस से आया है, ये कोर एरिया है, हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। मिनर्वा मिल्स केस के बारे में हमें पता होना चाहिए, लेकिन मिनर्वा मिल्स केस के बारे में हमें कितना पता होना चाहिए? जैसे मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में, केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेजेस में है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि स्टूडेंट के लिए उन हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पेजेस को याद करना? नहीं, वो जरूरत नहीं है। तो क्या जरूरत है एज ए स्टूडेंट आपके लिए? आपके लिए एज ए स्टूडेंट जरूरी है कि जब आप मिनर्वा मिल्स केस के बारे में या केशवानंद भारती केस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको वो पता होना चाहिए जो आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, न कि एक सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर इस केस को डिफरेंट तरीके से देखेगा, मिनर्वा मिल्स केस को डिफरेंट तरीके से देखेगा, मेनका गांधी केस को डिफरेंट तरीके से देखेगा। लेकिन आपके लिए एज ए सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन स्टूडेंट एस्पिरेंट, आपके लिए इस केसेस को देखने का नजरिया और तरीका बहुत डिफरेंट होगा। वो बहुत ही एग्जाम सेंट्रिक होना चाहिए, न कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें जाननी है मेनका गांधी केस के बारे में, क्योंकि ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है आपके लिए कि सारे सब्जेक्ट पढ़ते हुए आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर के जितना नॉलेज रख लो। दैट इज नॉट पॉसिबल, यू शुड नॉट ट्राई टू डू दैट। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे ना तो वैसे भी आपका काम बहुत आधा हो जाता है। कोर एरियाज यू नीड टू नो, और कोर एरियाज के बियॉन्ड जो डिबेट है वो क्लास में मैं आपके साथ ऑटोमेटिकली डिस्कस करूंगा कि कोर एरिया से कनेक्टेड क्या क्या डिबेट है। जैसे सपोज आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 के बारे में जो मैंने आपको पढ़ाया, आर्टिकल 20 क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, वो सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई, लेकिन उसके साथ साथ एसोसिएटेड डिबेट क्या है, कैसे चेंजेस आ रहे हैं, कौन सा डिबेट है जो उससे रिलेटेड है, कौन सा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट आया है, नार्को एनालिसिस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, लाई डिटेक्शन टेस्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ये मैं आपको क्लास में करवाऊंगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब हम इंडियन पॉलिटी की बात करेंगे सो इट मस्ट बी द ब्लेंड ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक एरियाज। ओनली स्टैटिक एरियाज इज नॉट गोइंग टू डू वर्क फॉर यू। केवल स्टैटिक एरियाज अगर आपको पता है, दैट इज नॉट गोइंग टू डू द ट्रिक फॉर यू। आपको स्टैटिक एरियाज के साथ साथ यू नीड टू नो अबाउट द कंटेम्पररी डिबेट्स, कि चीजें कैसे बदल रही हैं, चीजों में कैसे इवॉल्व हुई है चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और किस तरीके से उसमें चेंजेस हो रहे हैं। नाउ चेंजिंग ट्रेंड्स रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड चेंजिंग ट्रेंड्स क्या है? अगर आप रिसेंट ईयर्स के पेपर को देखेंगे तो आपको 2-3 ट्रेंड इमर्ज होता हुआ दिखेगा। ये ट्रेंड इमर्ज होने के लिए, ट्रेंड जानने के लिए हमें क्या जानना होगा? ट्रेंड जानने के लिए आपको यू नीड टू नो अबाउट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। द मोर यू रीड अबाउट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, द मोर यू विल गेट टू नो अबाउट द ट्रेंड। हमेशा एक बात याद रखिएगा, इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन नो वन इज द किंग एक्सेप्ट ट्रेंड। ट्रेंड इज द अल्टीमेट किंग इन सिविल सर्विसेज एग्जाम। जो ट्रेंड होता है ना सिविल सर्विसेज एग्जाम में, उसका अलग ही रोल होता है सिविल सर्विसेज में। इसीलिए यू नीड टू नो अबाउट द ट्रेंड। और ट्रेंड हमें कहां से पता चलना है सिविल सर्विसेज एग्जाम में? ओनली व्हेन यू विल गो थ्रू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। द मोर यू रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, द मोर कंफर्टेबल यू विल बिकम इन लुकिंग एट थिंग्स। आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा। ट्रेंड से आपको क्या पता चलेगा? ट्रेंड से आपको अपनी बाउंड्री पता चलेगी, पहला। दूसरा, ट्रेंड से आपको क्या पता चलेगा? डेप्थ कितना एक्वायर करना है, ये आपको ट्रेंड से पता चलेगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको ट्रेंड से पता चलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन मेंस में पूछे जा रहे हैं। प्रीलिम्स के एग्जाम में ट्रेंड क्या है? इन द लास्ट 10 years द ट्रेंड इज ऑन आस्किंग फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस। अब ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स का ट्रेंड देखना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो आपसे आज के डेट में पूछ रहे हैं राइट्स क्या है, डेफिनेशन ऑफ राइट्स। अब एक बात बताओ,
ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, राइट्स क्या है, या वो आपसे पूछ रहे हैं नेचुरल राइट्स क्या है, ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, नेचुरल राइट्स। ये जब मैं आपके साथ फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करूंगा तो मैं स्टार्ट ही यहीं से करूंगा। राइट्स क्या है, नेचुरल राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, फिर मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा। मैं पहले फंडामेंटल राइट्स नहीं बताऊंगा, पहले मैं राइट्स बताऊंगा, पहले मैं नेचुरल राइट्स आपको बताऊंगा, ह्यूमन राइट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, एंड देन ओनली आई विल बी डिस्कसिंग विद यू अबाउट फंडामेंटल राइट्स। अब ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में, ये हमें कैसे पता चला? ओनली व्हेन यू विल गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर्स। The more you will go through the question papers, the more you will have an idea what to read and what not to read. So question paper को देखने से आपको पता चलेगा what to study and what not to study. ये दोनों बातें you will get to know only when you will study question paper. बाकी कोई रास्ता नहीं है ये जानने का। फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हमें कैसे पता चलेगा? ओनली व्हेन यू विल गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर्स। आपको ये आइडिया लगेगा कि नहीं, अब फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी वो पूछने लगे हैं, वो सीधे सीधे फैक्ट्स नहीं पूछ रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज द ब्लेंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। उसमें गांधीज्म भी लिखा होगा, सोशलिज्म भी लिखा होगा, लिबरलिज्म भी लिखा होगा, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया भी लिखा होगा। वो ये आपसे पूछेंगे कि कौन सा ब्रांड ऑफ सोशलिज्म हमने अडॉप्ट किया है, गाइड सोशलिज्म, फेबियन सोशलिज्म, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में। वो आपसे पूछेंगे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का क्या मतलब होता है। अब ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका बहुत आसान है। यू गो थ्रू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, क्लास में मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चंस करवाऊंगा। मेंस एग्जामिनेशन में ट्रेंड क्या बदला है वो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पता चलता है, that they have started focusing upon case laws, cases, अलग अलग केसेस में जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है अलग अलग केसेस में, they have started asking about those things। ये एक नया चेंज है। प्लस उसके साथ they are also asking questions related to the traditional areas। so both traditional, कुछ क्वेश्चन ट्रेडिशनल एरियाज से हैं और कुछ क्वेश्चन डायनेमिक एरियाज से है। अब ये ट्रेंड का चेंज हमको कैसे पता चलेगा? ये ट्रेंड का चेंज हमें पता चलेगा ओनली गोइंग थ्रू क्वेश्चन पेपर। सो डायनेमिक एरियाज का चेंज, और दूसरा चेंज हमको पता चलेगा दैट व्हेन वी विल गो थ्रू द बोथ prelims as well as mains examination question paper. The more you go through question papers of both prelims and mains, the more your concept will get cleared कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यू गो थ्रू क्वेश्चन पेपर्स। जब हम क्लासरूम में डिस्कस करेंगे, और डिटेल में मैं आपके साथ क्लासरूम में डिस्कस करूंगा जब आप इन सारी चीजों से रिलेटेड बातें करेंगे, जब हम लोग इन सारे चीजों से रिलेटेड काम करेंगे। प्लस मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगा स्टैटिक और डायनेमिक एरियाज को, अब मुझे उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करना है। दैट द वे आई विल टीच यू, व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूंगा, और हाउ आई विल टीच यू, माई अप्रोच, मेरा अप्रोच एग्जाम में विल बी डिफरेंट। मेरा अप्रोच एग्जाम में क्या होगा? मेरा अप्रोच होगा कि मैं आपके साथ प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच रखूंगा। पहला पॉइंट नंबर 1, माय अप्रोच विल बी एन इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, कि जहां मैं प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड चीजें आपके साथ क्लासरूम में डिस्कस करूंगा। वंस यू विल अटेंड द लेक्चर, आपको खुद ही आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि अच्छा प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, मेंस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। वो मैं क्लासरूम में ही आपके साथ डिस्कस करूंगा, बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। ये मेरा फोकस एरिया होगा कि मैं क्लासरूम में इंटीग्रेटेड मैनर में आपके साथ डिस्कस करूं। ट्रेडिशनल एरियाज और प्लस डायनेमिक एरियाज का कॉम्बिनेशन हम लोग क्लासरूम में पढ़ेंगे। हम लोग केवल ट्रेडिशनल एरियाज के बारे में नहीं पढ़ेंगे।
अगर मान लिया उन्होंने प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म डिस्कस करेंगे रेलेवेंट पार्ट में जाकर के, लेकिन हम लोग किसी भी ट्रेडिशनल एरिया को पढ़ते समय उससे रिलेटेड कंटेम्पररी डिबेट क्या है, दोस डिबेट्स विल बिकम इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। हमारे लिए उस डिबेट का इक्वली इंपॉर्टेंट रोल होगा कि हम डिबेट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, क्या है, किस तरीके से वो डिबेट इमर्ज हुआ है, उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट जुडिशियल एक्टिविज्म, तो जुडिशियल एक्टिविज्म से रिलेटेड डिबेट क्या है हम उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। जब हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्या है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ट्रेडिशनल एरियाज प्लस जो कंटेम्पररी डिबेट्स है, क्या बेनिफिट है, क्या क्वेश्चन मार्क उस पर रेज हो रहे हैं, वी विल ऑल्सो ट्राई टू डू दैट। तो आपके प्रहार बैच में मैं इन सारी चीजों के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा जितने इलैबोरेट मैनर में हो सकता है। मैं ये कोशिश करूंगा कि प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी आपकी क्लासरूम की स्टडी के साथ हो जाए, प्लस मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर रेगुलर बेसिस पे मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा, जिससे आपके दिमाग में एक आइडिया जाए कि हमको चीजों को अप्रोच कैसे करना है, हमें चीजों को पढ़ना कैसे है। इसलिए मैं आपके साथ मेंस और प्रीलिम्स दोनों के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। आई विल नॉट बी ओनली फोकसिंग अपॉन द स्टैटिक एरियाज, डायनेमिक एरियाज पर भी मेरा इक्वल फोकस होगा क्लासरूम में, एंड प्लस बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन क्वेश्चन पर मेरा स्पेशल फोकस होगा। एंड देन सिविल सर्विसेज एग्जाम में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का क्या रोल है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस, इसलिए मैं क्लास में पीवाईक्यू आपके साथ डिस्कस करूंगा, बोथ मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स, सारी चीजें मैं आपके साथ क्लास में डिस्कस करूंगा। ऑब्वियसली सारे क्वेश्चन में डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन नोट्स को क्लासरूम में पढ़ने के बाद आपको बहुत फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया लग जाएगा। अगर क्लासरूम अटेंड करके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, देयर इज नथिंग लाइक दैट ना। कुछ क्वेश्चन तो पेपर में छोड़ने के लिए आते हैं कि एक आध क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप उनको छोड़ के भी चले जाएंगे, इट डजंट मैटर। अगर 90% क्वेश्चन आपने ईमानदारी से कर लिया है तो आपको टॉप करने से एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आपका फोकस होना चाहिए कि मैक्सिमाइज कैसे किया जाए अपने एफर्ट्स को, कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाया जाए। मेरा अप्रोच एग्जाम सेंट्रिक होगा, मैं इस चीज में बिल्कुल यकीन नहीं करता हूं। अभी मैं अपने ऑप्शनल की क्लास ले रहा हूं, दैट more than 1500 students are there in political science optional, but मैं पढ़ाते समय हमेशा एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच लेकर के चलता हूं। मैं कभी भी इस चीज में यकीन नहीं करता कि आपको किसी टॉपिक पर पीएचडी स्कॉलर के बराबर नॉलेज होना चाहिए। मेरा अप्रोच बहुत क्लियर कट होता है, एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच रखना है आपको। यू डू नॉट नीड टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपको एग्जाम के लिए क्या चाहिए वो अप्रोच होना चाहिए। पूरा मेरा अप्रोच होगा इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। आई विल बी फोकसिंग अपॉन बोथ ट्रेडिशनल एंड डायनेमिक एरियाज, और मेरा एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, मैं इस तरीके से आपको पढ़ाऊं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से आपको ये आइडिया लगे कि मुझे अपने से अगर किसी टॉपिक को प्रिपेयर करना है तो किस तरीके से प्रिपेयर करना है। इन सारी चीजों के बारे में मैं आपके साथ प्रहार बैच में डिस्कस करूंगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ इंडियन पॉलिटी। I hope it must have cleared a lot of your doubts. अब हम लोग मिलते हैं प्रहार बैच में, जहां मैं आपके साथ जितनी बातें मैंने डिस्कस की है उन सारी बातों को इंप्लीमेंट करने की मैं कोशिश करूंगा, और आपको बैच ज्वाइन करेंगे। सो आई कैन अश्योर यू दैट यू विल हैव द वंडरफुल एक्सपीरियंस विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन पॉलिटी। जो फियर पॉलिटी को लेकर रहता है, उस फियर को मैंने यहां दूर करने की कोशिश की है। इट इज एन इमेंसली एंजॉयबल सब्जेक्ट। आप ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे ना तो आप बहुत एंजॉय करेंगे इस सब्जेक्ट को। इस सब्जेक्ट का बड़ा रेलेवेंस है सिविल सर्विसेज एग्जाम में, चाहे वो इंटरव्यू स्टेज पर हो, या वो एसए के पेपर में हो, या वो पेपर 4 में हो, बड़ा इसका यूज है इस सब्जेक्ट का। सो दैट्स ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ इंडियन पॉलिटी टॉपिक। थैंक यू।